सांत्वना देने तक नहीं गया। और आज एक दूसरी जब घटना घटती है तो समाजवादी पार्टी के सांसद मीडिया के सामने आकर झूठे घड़ियाली आंसू बहाते हैं, रोने का नाटक करते हैं। जनता इनके छल और प्रपंच को, झूठ को जान चुकी है। क्या लग रहा है कि ये जो नतीजे हैं इसमें अभी तक के जो आ रहे हैं सामने, इसमें 28,000 वोटों से ज्यादा प्रत्याशी आपके आगे चल रहे हैं, ये इस तरीके की बढ़त बरकरार रहने वाली है या कुछ जो आगे के दूसरी और गिनती होगी उसमें कुछ अंतर में, जीत के अंतर में फिर बदल? नहीं, कोई नहीं अंतर आएगा। वह जो बढ़त आपको 28,000 जानकारी हो, 34,000 तक पहुंच चुकी है। और हर चक्र दर चक्र वह बढ़त बढ़ने वाली है, चूंकि यह किसी क्षेत्र विशेष की या किसी जाति विशेष का चुनाव नहीं है। मिल्कीपुर में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने आगे निकलकर बढ़ चढ़कर डबल इंजन की सरकार को समर्थन दिया है। एक प्रचंड जनादेश चंद्रभानु पासवान और भारतीय जनता पार्टी को मिला है और रिकॉर्ड मतों से। अभी अंतिम जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे यह संख्या कहां तक जाएगी। हर राउंड 2,000 बढ़त है, उसको जोड़ लीजिए 30 राउंड में कहां तक जाएगी, उससे अधिक भी जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ पर चुनावी प्रचार अभियान की और संगठनात्मक जो तमाम अभियान थे उसकी कमान संभाले हुए थे। और जाहिर सी बात है कि इनका जो दावा है कि ये जीत का जो अंतर होगा वो 50,000 के लगभग होगा। लेकिन इतना तय है, जो अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान वो 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है कि 34,000 वोटों से चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद से। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास संकेत। हम जाएंगे अपने हमारे साथ मेहमान जो इस समय स्टूडियो में मौजूद है, विनीत दुबे जी, नेता आम आदमी पार्टी के हैं। विनीत जी, ये समझना चाहेंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया अपना अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जिनके अलायंस में कांग्रेस पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो अपना समर्थन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देते हैं, तो यहाँ पर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया। अगर हम देखें इस समय के रुझान जो आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी पीछे नहीं, बहुत पीछे चल रही है। पहले 68, दूसरी बार 62 और इस बार तो आप देख ही रहे हैं अभी काफी पीछे है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें कुछ उलटफेर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 50-50 वाला हिसाब किताब नजर आ रहा है होते हुए। लेकिन बहुत अच्छी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है 2025 के विधानसभा चुनाव दिल्ली से। क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस मिल्कीपुर सीट से पीछे चल रहे हैं वो समर्थन देते हैं अरविंद केजरीवाल को, फिर भी अरविंद केजरीवाल कोई बढ़त बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी का दिल्ली में कोई बहुत जनाधार हो ऐसा तो है नहीं। जनाधार नहीं है, पर समर्थन देना निश्चित तौर वही बात मैं कहना आप चाह रहा हूं सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेकिन आपकी पार्टी को मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अपने अपने वैचारिक मूल्यों के आधार पे, गुड गवर्नेंस के आधार पे, अरविंद जी के नेतृत्व क्षमता के आधार पे, उनके कार्यकाल के आधार पर अखिलेश जी ने समर्थन किया। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। किंतु दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी अपने कामों के मूल्यों पे के आधार पर दिल्ली की जनता के बीच में गई। और मैं अभी भी अस्वस्थ हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल आम आदमी पार्टी के पक्ष में कह रहा हूं, हमारे नंबर और भी कम हो सकते हैं, हमारे नंबर जस्ट डबल भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं आशान्वित हूं कि अभी परिणामों में बहुत अंतर है। अच्छा, छोटा सा सवाल मेरे से पर्सनल लेवल पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं तो नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली में नहीं रहती हूँ। दिल्ली के लोग बेहतर तरीके से अच्छाई और बुराइयां बता सकते हैं जो पार्टी दिल्ली की राजनीति में है। मैं कैब से ट्रैवल कर रही थी और मुझे कैब ड्राइवर ने बोला, जब मैं आम आदमी पार्टी के काम की तारीफ करने लगी कि हाँ देखो सड़कें अच्छी हैं, तो उसने मुझे कहा कि मैडम आउटर रिंग रोड पे तो काम है, लेकिन जब आप अंदर के एरिया में जाएंगी ना तो आपको वहां काम नहीं दिखेगा। आम आदमी पार्टी के राज में सड़कें टूटी फूटी हैं। पालम जैसा इलाका वो इलाका है, पालम एयरपोर्ट वाला, जहां पर सड़कें आज तक नहीं बनी है 10 साल में। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये उस कैब ड्राइवर ने मुझे बात बोली। और आप उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हिसाब? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सड़कें नहीं बनी और सड़कें टूटी नहीं है, मैं दोनों ही बातें मानता हूँ। जब से ये आदरणीय एलजी साहब आए हैं तो वो बहुत फोकस्ड करके कुछ चीज़ों पे उनकी नज़र रहती है, और चूंकि वो एकदम ही पॉलिटिकली उनका एजेंडा सेट था, तो इस आधार पे कहीं कहीं जानबूझ के कुछ काम रोके गए, कहीं कहीं थोड़ी विलंब किया गया। मगर मैं ये जानता हूँ कि दिल्ली की जनता 10 साल से जानती है कि कौन अपने कामों को, अपने वादों को डिलीवर करता है और कौन अपने वादों से मुकर जाता है। ये दिल्ली की जनता अच्छी तरीके से जानती है। मैं बार बार आपके सामने बैठकर ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एकमात्र व्यक्ति है जो विकास की राजनीति पसंद करता है, पूरे डंके की चोट पे कहता है कि मैंने काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। और आज भी हमें हमारे नेता पे यकीन है।
हमारे काम का मूल्यांकन दिल्ली की जनता कर रही है और जो भी उसका परिणाम होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और कोई अभी भी आप देखेंगे ये जो 30-40 में जो 10 का डिफरेंस दिख रहा है, निसंदेह यह डिफरेंस अभी कम होगा और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूने वाली नहीं है, आम आदमी पार्टी की ही सरकार चलिए बनेगी। ठीक है, ये तो हर पार्टी को अपने लिए इस तरह का भरोसा बनाए नहीं, रखना बहुत जरूरी है। आज सुबह तक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता विश्वास के साथ कहता है कि मैं 40 सीट पा रहा हूं, मैं सरकार बना रहा हूं। एक नेता आदरणीय प्रवेश वर्मा से लेके जो भी एक आदमी के अंदर यह विश्वास नहीं है। सर विनीत दुबे जी, वही डर आपके पार्टी के नेताओं में इस बार के चुनाव में देखा गया है। मतलब जिस डिबेट में जिस पॉलिटिकल चर्चा का वो हिस्सा बने हैं, वहां पर कहीं पर भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दम भरकर ये बात नहीं बोली है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। इस बात को भी आप नकार नहीं सकते। चलिए ठीक है, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक यादव जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। राजकुमार पाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, आपके पास आ रही हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर देखिए, यहां दोनों तरफ ही आपके हाथ में लड्डू आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मिल्कीपुर में देखें तो मिल्कीपुर में बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है और अभी जीत तो पक्की नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तस्वीर ऐसी बनती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली में देखें तो 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है। क्या इस समय हलचल मची हुई है बीजेपी पार्टी के अंदर? नहीं, देखिए, ये पहली बार नहीं है कि हम मिल्कीपुर भी जीत रहे हैं और दिल्ली भी जीत रहे हैं। इसके पहले आप देखिए, हमने उपचुनाव भी जीता। नहीं सर, और दिल्ली में तो 27 साल के बाद ऐसा हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, लंबा टाइम सर। बिल्कुल बिल्कुल, 27 साल बाद अब दिल्ली में लौट रहे हैं जी। और शुरुआती जो रुझान है निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है। हमने पहले ही कहा था कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से इस आपदा से मुक्ति चाहती है। जिन लोगों ने दिल्ली में कहा कि हम हवा साफ करेंगे, जहरीली बना दी, यमुना साफ करेंगे, घोटाला कर दिया, दिल्ली में सीवर पे काम नहीं हुआ, दिल्ली में जनता को पानी नहीं मिला पीने को, टैंकर माफिया के हवाले कर दिया, जिन्होंने अपने लिए तो करोड़ों करोड़ खर्च करके घर बनवाए लेकिन आम जनता की उनको कोई फिक्र नहीं रही, शराब घोटाला किया, तमाम चीजें। जनता ने यह तय किया था कि इस बार आपदा को बाहर करना है और विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग चल रहे हैं उसको मौका देने, और वो आपको रुझानों में भी दिख रहा है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या भी अभी और बढ़ने वाली है। विनीत दुबे जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है दिल्ली में, वो सुबह तक भी आश्वस्त नहीं थे अपनी जीत के लिए। जो आज नतीजे आ रहे हैं, सुबह तक भी आप लोग ये सोच के नहीं बैठे थे कि ऐसे नतीजे आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल जो आया है वो बिल्कुल वही एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे नहीं, मैं इस पर जवाब आनंद जी से लेना चाहती हूँ। जी आनंद जी। माननीय अमित शाह जी हो, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो भी नेता है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है। और आम आदमी पार्टी के लोग तो पहले दिन से कंफ्यूज हैं, वो यही नहीं बता पा रहे थे कि वो कितनी सीट जीत रहे हैं। तो कंफ्यूजन हमारे यहां नहीं था, कंफ्यूजन आम आदमी पार्टी पे था, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग चुनाव हार रहे हैं। और अभी आप देखिए, हो सकता है शाम होते होते प्रवक्ता न दिखे आपको चैनल पे। आनंद दुबे जी तो हैं हमारे साथ। आनंद जी, हार जीत तो राजनीति के देखिए वो दो पहलू हैं जो आपको अपनाने ही पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह धारणा है कि उनके साथ जो राजनीति में हैं, अपने विचार के अनुसार काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला, उनका आकलन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ही करते हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और जितना आशान्वित आनंद जी हैं उतना ही आशान्वित मैं भी हूं, क्योंकि दिल्ली की गलियों में मैं भी गया हूं और थोड़ी बहुत समझ मुझे भी है और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ गया है। और मैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कितनी भूख है सत्ता की, कि 2 घंटे मतलब 9 बजे रुझान आए, बैलेट के रुझान आए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है कि सत्ता में आ गए। अभी भी आप देखिएगा ज़्यादातर सीटों पे 4 राउंड के रिजल्ट आए हुए, 3-4 राउंड के रिजल्ट अभी तक आए हुए हैं।
15-15, 16-16, 12-12 राउंड के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। और इतनी व्यग्रता, मतलब बहुत सही आपने कहा कि 27 साल का भूखा, तो भूखा कौन है? ये सेवा करने के लिए भूखा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सारे मैनिफेस्टो में जिन्हें रेवड़िया कह करके आम आदमी पार्टी का, दिल्ली की जनता का मजाक उड़ाती थी, वह सब बातें अपने मैनिफेस्टो में लाए। तो आप ये देखिए कि इससे पहले जो कह रहे थे कि विचार क्या है इनका, मूल्यांकन क्या है, विकास का मॉडल क्या है? विकास का मॉडल है कि कुछ पूंजीपति लोगों की मदद करो और सोशल स्कीम्स बंद करो। सोशल स्कीम्स के नाम पे केवल अनाज बांटो, पूंजीपतियों का राइट ऑफ करो। और फ्रीबीज फ्रीबीज वाला चलन ये एक कौन नहीं दे रहा फ्रीबीज? और मैं कह रहा हूं क्यों नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिलना चाहिए लोगों को? ये जनता का टैक्स का पैसा, हाँ, नहीं, और जनता को मिल रहा है, इसमें आपत्ति किसको क्यों होनी चाहिए? क्या कुछ 4-5 लोगों को मिलना चाहिए क्या ये पैसा? 5-10 लोगों को मिले? आप देखिए, रिपोर्ट उठाकर देखिए, बैंकों की रिपोर्ट उठा के देखिए, एक गरीब आदमी 2 लाख का लोन ले लेगा, बैंक उसके पीछे पता नहीं कितने आदमी विनीत जी, दिल्ली का मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी से खफा था। ये मैं खुद सड़कों पे जब लोगों से बात करती थी तो कहते थे कि हम फ्रीबी से तंग आ चुके हैं, तो लोगों को ना काम चाहिए। अरे अच्छा ठीक है, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, आप ही लोगों की बातों पे हम लोगों ने विश्वास किया था। हमारे भाजपा के भी साथी कहते थे कि नहीं हमें नहीं चाहिए फ्री की बिजली। हम लोगों ने फॉर्म निकाला और भैया जिन्हें नहीं चाहिए वो वापस कर दो। तो यह भी तो ईमानदारी दिखाएं। तो ठीक है आनंद जी, आप इनकी बात पर जवाब दे दीजिए। जी आनंद दुबे जी, आज भी ये कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम पानी के बिल माफ करेंगे। ये इन्हीं के नेताओं का बयान है। हाँ, निसंदेह। दिल्ली के लोग जो हैं पानी के बिल से परेशान है। पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज के नाम पे आप उनसे बिजली के पैसे ले रहे हो। आप दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला कर रहे हैं। आप तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा सत्ता की भूख हमें है। नहीं भैया, सत्ता की भूख उन लोगों को होती है जो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कांग्रेस पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में जाके बैठते हैं बच्चों की कसम खाने के बाद। मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने मासूम बच्चों की कसम खा के उस कसम को तोड़ेगा। तो सत्ता की भूख किसको है यह बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता की भूख किसको है कि तिहाड़ जेल में जाने के बावजूद वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे आरोप लगते इस्तीफा दूंगा, वो तिहाड़ जेल में बैठ के फाइल साइन करते रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया जमानत देने के बाद कि आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, तब जाके मजबूरी में आपको इस्तीफा देना पड़ा। इसे कहते हैं सत्ता की भूख। और आप कहते हैं हमने कहा कि हम गरीबों को शौचालय देंगे, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय दिया। हमने कहा हम पक्का मकान बनाएंगे तो 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए। हमने कहा हम आयुष्मान कार्ड देंगे तो 50 करोड़ से ज्यादा 5 लाख रुपए के इलाज का कार्ड दिया। हमने कहा कि हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे तो हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने एलपीजी का कनेक्शन दिया, हमने बिजली का कनेक्शन दिया। जनता हमारी बातों को देख रही है और हमारे वादों पर यकीन कर रही है। वहीं आप ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगी। अशोक जी के पास चलेंगे। अशोक यादव जी, आपका रिएक्शन ले लेती हूँ। दुबे जी, आप थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी अपना आचरण देखते कि कैसे आपने एक मुख्यमंत्री के, उसके विधायकों को तोड़कर सत्ता की भूख के लिए कैसे सरकार बनाई। थोड़ा जम्मू कश्मीर में भी देखते जिसे आतंकवादी कहते थे, उसके साथ सत्ता के लिए गलवैया किए थे। तो मैं इन सब बातों पे नहीं जाता। आपके ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आनंद दुबे जी और विनीत दुबे जी। आप दोनों को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, क्योंकि देखिए आनंद जी, आपको भी बात समझनी होगी। यहां पर 30-40 वाला खेल चल रहा है इस समय। 30-40 वाला खेल का आप ये मतलब ले सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। अभी वैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो पता नहीं किस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं ना विनीत जी। ठीक है, मैं आपसे लूंगी इसके ऊपर रिएक्शन। अशोक जी के पास जाएंगे, जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। अशोक जी, दिल्ली की राजनीति में जो इस समय भूचाल आ रखा है, दिल्ली में जो इस समय जनता ने निर्णय दिया है अपना, वो आप देख ही होंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 30-40 का यहाँ खेल चल रहा है, कुछ भी हो सकता है थोड़ी देर में। आपको क्या लग रहा है कि आपने जिस पार्टी को समर्थन दिया है वो पार्टी आगे बढ़ने वाली है, या फिर जिसके आप धुर विरोधी हैं वो पार्टी आगे बढ़ने वाली है? कंचन जी, वहां पे आपने एक इंसिडेंट अपना बताया कि वहां पे एक कैब ड्राइवर ने कैसे वहां की सड़कों के बारे में आपकी बात की। मैं उसी से आप अपनी बात शुरू करता हूं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी सरकार ने बनवाया। आपने पूरे इतिहास में, आप गूगल कर लीजिए, कहीं कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस सड़क का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो सड़क
कुछ महीनों के भीतर उसका रिपेयरिंग का टेंडर निकालना पड़ा। मतलब उद्घाटन और रिपेयरिंग दोनों साथ साथ। तो ऐसा तो इनका विकास का मॉडल, सड़कों का मॉडल है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी योगी सरकार ने बनवाया, उस मॉडल का मिस्टर इंडिया में हम लोग मूवी देखते थे, वो अनिल कपूर घड़ी लगाता था, बटन दबाने पे कोई चीज गायब हो जाती थी। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कार खड़ी कार गायब हो जाती, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इनका विकास मॉडल तो अद्भुत और अद्वितीय है। दूसरी बात आपने कहा कि इन्होंने, अभी आनंद जी ने बहुत सारी बातें की, मिल्कीपुर में क्या हो रहा है? मिल्कीपुर की जनता ने क्या सोच के वोट दिया है बीजेपी को? मतलब आप देख ही रहे हैं, अभी तो वहां पर नतीजे स्पष्ट नहीं आए हैं। जी जी, देखिए मिल्कीपुर को लेकर के तो मैं तो यही कहूंगा भाजपा, क्योंकि मिल्कीपुर में तो जातीय समीकरण बिल्कुल आपके जो पूर्व यहाँ के विधायक थे उनके अनुरूप है, बिल्कुल उनके अनुकूल है। तो फिर किस तरह से यहाँ पर खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मिल्कीपुर का जो स्थिति है, ये किसी से छुपा है क्या कंचन जी? चुनाव वाले दिन से लेकर के आज तक जो घटनाक्रम हुआ वो किसी से छुपा है क्या? वो चीजें जो सोशल मीडिया में हैं, जो नेचुरल वहां पे इन्वायरमेंट घटित हुआ, जो एक आदमी 6 वोट मार रहा है, जो फेक वोटिंग, बोगस वोटिंग जो वहां पे हो रही थी, उसी का परिणाम वो आपको दिख रहा है। पर ऐसे जवाब क्यों आते हैं? वैसे तो खैर जिसके आंकड़े कम होते हैं, जो रेस में पीछे होता है, वो इस तरह की बातें करता ही है। अब ये मैं आप ही को नहीं बोलूंगी, अगर बीजेपी होती है आपकी जगह शायद वो भी इस तरह की बातें कर रही होती है। लेकिन सर कुछ तो सच्चाई होगी, कहीं तो इस बात को मानना होगा कि जो इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है यहाँ पर, बीजेपी अगर कमल खिला जाती है तो यानी कि उन्होंने जो वादे किए हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, आपने जो महाकुंभ का मुद्दा उठाया है, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ साबित हो रहा है। नहीं कुंचन जी, महाकुंभ का मुद्दा कहाँ फीका पड़ रहा है? आप ही बताइए, उन मौतों को कैसे कोई झुठला सकता है? उन मौतों के ऊपर कितने पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन वो श्रद्धालुओं के आंसू कौन छुपा सकता है? इन्होंने कहा, हमने ये कहा, ये किया, इन्होंने तो विकसित भारत की भी बात किया था, इन्होंने तो देश का नाम, मान सम्मान बढ़ाने की बात किया था। क्या हुआ? आज विकसित भारत की बात अगर करिए तो तमाम आंकड़े देते हैं, फर्जी आंकड़े देते हैं। 194 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने लाद दिया। जब मोदी सत्ता में आए थे 54 लाख करोड़ का कर्जा था। आज अगर एनपीए की बात कर लिया जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, पूरे विश्व में हमें लगता है चाइना वगैरह के बाद 7.8% का रेशियो है एनपीए का इनका, जबकि बाकी देशों में 1.5 या 2% का एनपीए का रेशियो होता है। आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर लीजिए, राजकोषीय घाटा की बात कर लीजिए, 3% से ऊपर अगर किसी इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट होता है तो उस इकोनॉमी की खराब मानी जाती है। 4.9% का फिस्कल डेफिसिट है भाजपा सरकार का। आप देखिए अमेरिका से कैसे हमारे देश के नागरिकों को बेइज्जत करके हथकड़ियों में डाल के लाया गया। तो ये सारी चीजें इसी तरफ दिखा रही कि विकसित भारत का मान सम्मान और तमाम बातें जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी झूठ फैलाकर यहाँ पर वोट बटोर रही है, लेकिन हकीकत तो सबको स्वीकार करनी होगी। हालांकि अभी कहना अतिशयोक्ति होगा कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत गई है, थोड़ा सा अभी और इंतजार कर लेते हैं, ये रुझान ही है। हालांकि बीजेपी आगे चल रही है बीजेपी। राजकुमार पाल जी, आपके पास आ रही हूँ, एक ओवरऑल आपसे विश्लेषण ले लेती हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर 29-41 हो गया है। 29-41 में बड़ा फेरबदल होते हुए आप देखेंगे आगे। और मिल्कीपुर में जिस तरह से बीजेपी आगे चल रही है और सपा पीछे चल रही है, क्या यहां पर भी कुछ बदलाव हो सकता है? राजकुमार जी। जी बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा, और आनंद जी को खुश होना चाहिए कि अगर ये झूठ नहीं बोलते या झूठी कथन नहीं करते तो आप नहीं आते, ये सूखा नहीं पड़ता। तो आपको खुश होना चाहिए, और इन्हें जितना प्रचार में खर्चा किया उतना अगर जनता पे लगाते तो ये इनके हित में रहता है। विनीत जी काफी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन किया क्या इन्होंने? काम नहीं किया तो मोदी जी काम करने नहीं दे रहे, काम नहीं किया तो एलजी के यहाँ जाके उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सोफे पे सोते हैं। ये कोई कार्य करने का तरीका है? देश में इस तरह से कोई और मुख्यमंत्री किया है क्या? सब झूठ का खजाना, झूठ की डिस्पेंसरी खोली थी, वही आज जनता जो मालिक है वो इनको जता रही है कि तुम अब नौकरी तुम्हारी पूरी हो गई, अब रिटायरमेंट तुम्हारा हो गया, जाइए। 100% दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार बन रही है। ये मेरा अपना विनीत जी, ये तो वैसे प्रश्न बनता है यहाँ पर कि जब भी आपकी कोई रैली होती थी दिल्ली में, वो आपके किए गए कामों के ऊपर नहीं, आरोपों के ऊपर होती थी। बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये कर दिया। आप अपने काम गिनाने की वजह, जैसे कि राजकुमार जी कहते हैं, आप आरोप ज्यादा लगाते थे। क्या इसका नुकसान आप मानते हैं दिल्ली में? एक ही मिनट बोलिए। एक ही मिनट। राजदीप सरदेसाई के सामने केजरीवाल ने स्वयं कहा था, वो भी ये चुनाव से 2 साल पहले कहा था कि अगर मैंने जमुना सफाई नहीं की तो मुझे वोट मत देना। उससे बड़ा कौन है? विनीत तो नहीं है केजरीवाल से बड़े संस्थापक। स्वयं कहा था, और राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि मैं ये दिखाऊंगा, और दिखाया। स्वयं जो व्यक्ति कहता है कि अगर मैंने यमुना की सफाई नहीं की तो